जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। जीके का मॉक टेस्ट 20 प्रश्न लेके आया हूं जीके के, और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो भी क्वेश्चन है उनको क्लियर रूप से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन संख्या पहले की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? दोस्तों हमारे संसद में या हमारे संविधान में यदि किसी बिल को लेकर लोकसभा या राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाए या गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है, और इस अधिवेशन को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, और ये अनुच्छेद 108 में लिखा गया है। याद रखिएगा 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्लियर हुआ? और आपको एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया, दो सदनों के बीच या लोकसभा या राज्यसभा के बीच जो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, इस संदर्भ में जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। दोस्तों आपको पता है कि भारत में सबसे पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, ये कब बुलाया गया था? बिल्कुल आपको याद रखना है, 1961 में दहेज प्रथा निषेध अधिनियम ये लाया गया था। दहेज प्रथा निषेध विधेयक, इस विधेयक को लेकर सबसे पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध देखा गया। तो इस विधेयक को लेकर पहली बार भारत में क्या बुलाया गया था? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और उसके बाद कब बुलाया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1978 में जो बैंकिंग सेवा विधेयक है, बैंकिंग सेवा विधेयक, इसके लिए भी 1978 में क्या आया था? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978। इसके चलते भी भारत में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, और ये मोरारजी देसाई की सरकार की सरकार थी उस टाइम पे 1978 में, ये भी आप याद रखें। अच्छा तीसरी बार कब आया? तो दोस्तों तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था आपका 2002 में, जब आतंकवाद विरोधी विधेयक ये भारत की संसद में लाया गया था। आतंकवाद निवारक विधेयक, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अनुच्छेद 110, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि धन विधेयक की परिभाषा किस में लिखी गई है? दोस्तों धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा बहुत आता है एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। 109 लिखा गया है। 109 क्या कहता है कि धन विधेयक को लेकर जो विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है किसमें? अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, ये भी आप याद रखिएगा, विशेष प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो सही जवाब क्या होगा इसका? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य नहीं होते? दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके मेंबर इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या भारत में कोई केंद्र शासित प्रदेश भी है जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है? जी हाँ, बिल्कुल आप याद रखिएगा। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था, और इसके द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया है।
ठीक है दोस्तों वैसे अभी जम्मू कश्मीर की बात भी की गई है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन कितने सदस्य होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में अभी परिसीमन वहाँ पे हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी विधानसभा की सीटें वहाँ बनती हैं। और ये आप अभी के लिए तो याद रखना, दिल्ली और पांडिचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा जो यूटी होगा आपका वो होगा जम्मू कश्मीर, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ये राष्ट्रपति चुनाव में अपनाई जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग भी इसमें होता है। तो अप्रत्यक्ष रीति है इसकी, ये आप याद रखिएगा। एकल संक्रमण मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। राष्ट्रपति के बारे में एक चीज याद रखना, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात की गई है के संबंध में गलत कथन को चुनिए। दोस्तों डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है, बिल्कुल सही। आयरलैंड के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है, ये भी सही। अच्छा, आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए थे, याद रखना, ये सही है आपका। अंबेडकर ने इन्हें संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, तो ये भी सही है। फिर इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये गलत है। दोस्तों डीपीएसपी ये न्याय संगत नहीं है, आप इनको लागू करने के लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते, तो यही कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की। दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 ये राज्य की परिभाषा को बताता है और अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और भारत की विदेश नीति का उल्लेख इसमें किया गया है। तो 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। और दोस्तों डीपीएसपी जो है इसका उद्देश्य क्या है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से प्रेरित है, ये आप याद रखना। राज्य का कल्याण करना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ देखी जाती है? डीपीएसपी में देखी जाती है। और ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित होते हैं, साथ साथ ये गांधीवादी सिद्धांत पर भी आधारित होते हैं। डीपीएसपी को नागरिकों की आचार संहिता प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है डीपीएसपी को। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक कानूनविद है, एक विधिवेत्ता है केटी शाह, इन्होंने डीपीएसपी को ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि डीपीएसपी को ऐसा चेक किसने कहा है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है, तो केटी शाह ने यह कथन दिया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा डीपीएसपी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? दोस्तों पंचायत जो है राज्य सूची का विषय है, तो कौन सी समिति थी जिसने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए? तो आपका सही जवाब होगा आपका LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये 1986 में बनी थी। दोस्तों इसी समिति ने कहा था कि पंचायतों के जो चुनाव हैं वो गैर दलीय होने चाहिए। तो आप याद रखना कौन सी समिति की सिफारिश पर ये बात सामने आई कि जो पंचायतों के चुनाव हैं वो गैर दलीय चुनाव होने चाहिए, तो वह है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इन्होंने ही पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश भी की थी। ठीक है दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ये 1977 में बनी थी, ये भी आप याद रखना। और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की है। 2 स्तरीय में कौन कौन से हैं? तो एक आपका जिला परिषद और एक मंडल पंचायत। जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात की गई अशोक मेहता समिति के द्वारा, हालांकि इनकी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। उसके बाद में आपका पी थुंगन समिति। दोस्तों पीके थुंगन समिति इन्हें सिफारिश की पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की, तो ये भी आप याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी ये, और इसी समिति की सिफारिश पर भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें जिला परिषद या जिला पंचायत, ब्लॉक समिति होती है आपकी, और एक आपका ग्राम पंचायत। तो भारत में जो 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन किया गया था हमारे संविधान में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों। 11वीं अनुसूची भाग 9A जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची भाग 9। और इसके द्वारा संविधान में जो क्या था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, अच्छा 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, ये एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, और एक आपका अखंडता। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमने क्या किया कि अनुच्छेद जो 74 है इसमें परिवर्तन किया। और इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्यकारी है। ये भी आप याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया गया मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए। इसके साथ साथ हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और क्या किया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39A हमने ऐड किया। और अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख हमने किया है। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कई सारे प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए हैं, आप याद रखें। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों 1978 में हुआ था ये, 1978। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में था, इसको हमने फिर क्या बना दिया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये कैसा है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था, ये भी आप याद रखें। मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन किया गया। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान आप और याद रखें, और वो प्रावधान था आपका कि जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसमें पहले एक शब्द था आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द को रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के इस आधार पर लगाया जाएगा और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? दोस्तों भाग 12 में जो प्रावधान है वो है आपका केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, मतलब धन का बंटवारा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा होता है वो कौन करता है? तो भारत में जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग, ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो ग्रांट होती है, जो टैक्स होता है, उसका डिवीजन करता है। तो वित्त आयोग को इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है? तो अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 साल के लिए, ये भी आप याद रखना। राष्ट्रपति 5 साल के लिए भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 1951 में जो पहला वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना। भाग 12 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारे संबंधित है। निर्वाचन आयोग ये भाग 15 में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, ये मुझे बताना है ये किस में आता है। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के कौन से भाग में है? पंचायती राज तो आप बता सकते हैं, भाग 9A में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो दोस्तों संसद विधि निर्माण की शक्ति रखती है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 253। अनुच्छेद 253 में कहा गया कि संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा गया आपका अनुच्छेद 249, ये बहुत आता है एग्जाम में। इसमें क्या प्रावधान है कि संसद राष्ट्रहित के मामले में, संसद राष्ट्रहित के मामले में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 249 ये यूपीपीसीएस में आया था। तो अनुच्छेद 249 में कहा गया कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, लेकिन मामला लोक राष्ट्रहित का होना चाहिए, ये मेन है आपका, याद रखें इसके बारे में। अनुच्छेद 250 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरओ में आया था 2021 में। तो अनुच्छेद 250 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद ये आप मुझे बताना है कि अनुच्छेद 250 क्या कहता है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 क्या कहता है? अनुच्छेद 252, तो दोस्तों अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को उनकी सहमति के से शक्ति बनाने की जो शक्ति है, विधान बनाने की शक्ति, वो संसद को दी गई है। अनुच्छेद 252 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगर 2 राज्यों के लिए विधि बनाई जा रही है संसद, तो वो उनकी सहमति से बना सकते हैं अनुच्छेद 252 के तहत, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति अनुच्छेद 253 में दी गई है, और अनुच्छेद 253 के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे बताना है अनुच्छेद 250 में क्या बात लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ये जो केस आया था भारत में, ये किससे संबंधित है दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये भारत के इतिहास का वो केस है जिसकी सुनवाई 13 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा की गई थी। अब बनाम केरल राज्य केस में क्या बात की गई? तो संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत इसमें दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1973 केशवानंद भारती केस। दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की गई थी। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था, याद रखना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तो वो है आपका चिपको आंदोलन। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में ही हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। दोस्तों भाग 17 में कहा गया कि संघ के जो शासकीय कार्य हैं, शासकीय कार्यों में जो अंकों का प्रयोग होगा वो किस रूप में अपनाए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप अपनाया गया है। भाग 17 में इस बात को लिखा गया कि संघ के जो शासकीय कार्य हैं उसमें भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप अपनाया जाएगा। दोस्तों भाग 17 ये राजभाषा का उल्लेख भी करता है, याद रखिएगा। राजभाषा का उल्लेख जो है कौन से भाग में है? भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भाग 17। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के बारे में बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों देखें, राज्य की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है, ये सही है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन राज्य की संसद निधि से दी जाती है। अच्छा हमें बताना गलत कथन को, तो पेंशन जो है ये राज्य की संचित निधि से नहीं होती, ये भारत की संचित निधि से होती है, ये कथन हो गया। पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, ये सही है। तो इसके सही जवाब क्या हो रहे हैं आपके? सही जवाब आपका 1 और 2, तो 1 और 4 तो सही है, और गलत है आपके 2 और 3। तो गलत है, गलत ही पूछा था आपसे, देखो तो ये है आपका 2 और 3। ठीक है दोस्तों, बात हम करें दोस्तों राज्यपाल के बारे में, तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि भारत में राज्यपाल का पद आया कहाँ से? दोस्तों हमने राज्यपाल का पद लिया कनाडा से, क्लियर। और राज्यपाल कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम नागरिक है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। और जो राज्य सरकारें होती हैं वो राज्यपाल के नाम पर ही अपने कार्य करती हैं, ये भी आप याद रखें। इसके साथ साथ आर्टिकल 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153
अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 155 में लिखा गया है, ये आप याद रखना। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाता। कौन दिलाता है। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। याद रखना, राज्यपाल की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राज्य का। ठीक है दोस्तों जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कार्य करतेगा और अधिकतम 5 साल तक ये कार्य कर सकता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए अभी। अच्छा, राज्यपाल के बारे में एक बिंदु और याद रखें। भारत में एक आयोग था, सरकारिया आयोग। दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध बेहतर हो, सरकारिया आयोग ने इसके लिए राज्यपाल के पद को बनाए रखने की सिफारिश भी दी थी। सरकारिया आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए राज्यपाल के पद को खत्म नहीं करना चाहिए। और भारत में पहली राज्यपाल कौन बनी थी। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये भारत में पहली राज्यपाल थी किसी भी राज्य में, और ये यूपी में बनी थी। सरोजिनी नायडू जो थी यूपी की थी, और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। दोस्तों इनकी किताब याद है, द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है। दोस्तों सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए जिस शासक को दिखाया गया वो है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त याद रखिएगा। दोस्तों जो समुद्रगुप्त है इसके बारे में याद रखें, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। इतिहासकार B.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दी गई, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जो समुद्रगुप्त है इसने कविराज की उपाधि भी धारण की है, कविराज की उपाधि धारण की। साथ साथ इसका दरबारी कवि है हरिसेन, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। हरिसेन ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है, हरिसेन का, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख भी किया गया है। हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। दोस्तों जो समुद्रगुप्त है इसके बारे में आप एक बिंदु और याद रखना, समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल भी धारण किया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक है। अपने जो प्रधानमंत्री है चाणक्य है, चाणक्य की मदद से अंतिम नंद वंश का जो शासक है वो है आपका घनानंद। घनानंद को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कनिष्क लिखा गया है। दोस्तों कनिष्क जो है ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत भी की थी। ये आप याद रखना, शक संवत की शुरुआत करने वाला कुषाण वंश का राजा कौन था, वो है आपका कनिष्क। और दोस्तों कनिष्क के टाइम में एक कला पनपी थी, गांधार कला। ये मुझे आपको बताना है कि गांधार कला शैली ये कौन सी कला शैलियों का मिश्रण है। गांधार कला शैली कौन सी कला शैलियों का मिश्रण है, ये मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था। दोस्तों ऐसी कन्याएं जो विवाह नहीं करती थी उनको कहा जाता था अमाजू। अमाजू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमाजू। दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत में कब होता है, भारत में बालिका दिवस होता है वो होता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ताम्रपाषाण स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ। दोस्तों जो ताम्रपाषाण काल है इसमें अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य मिला था नब्दा टोली से। नब्दा टोली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि तांबे की खोज कौन से युग में हुई थी, दोस्तों तांबे की खोज हुई थी चालकोलिथिक युग में। चालकोलिथिक युग में तांबे की खोज की गई थी। और दोस्तों तांबा पहली धातु थी
जो उसका प्रयोग मानव के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, वैसे भारत में जो राजस्थान राज्य है उसमें एक खान है खेतड़ी की खान, और खेतड़ी की खान तांबे के लिए जानी जाती है। तांबे का अयस्क है क्यूपराइट, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनाज का साक्ष्य है वो है आपका नब्दा टोली। दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मानव के द्वारा सबसे पहला अनाज जो प्रयोग किया गया वो था आपका जो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 14। 14वीं सदी पूर्व ये क्या है? बोगास कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों बोगास कोई अभिलेख जो प्राप्त हुआ ये हुआ था एशिया माइनर से। एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था बोगस कोई अभिलेख, याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है आपका एपिग्राफी। याद रखिएगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बहुत, याद रखना। और भारत में अभिलेखों का जनक कौन है या शिलालेखों का जनक? वो है आपका अशोक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? दोस्तों जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर दादा भाई नेहरू के प्रयास से, उनके नेतृत्व में इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। इन्हें शिमला का साधु भी कहा गया। साथ साथ भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कौन है? वो है आपके ए.ओ. ह्यूम, याद रखिएगा। दोस्तों कांग्रेस के कुछ अधिवेशन मैं बता देता हूँ, 4 बताता हूँ। वैसे कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन जो गाँव में हुआ वो कौन सा था? तो सबसे पहला अधिवेशन जो गाँव में हुआ वो था आपका फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन, और ये 1937 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये आप याद रखना। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ? तो यह है आपका फैजपुर अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन हुआ था बेलगाम में। तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी। ये भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो है आपका बेलगाम अधिवेशन 1924। दोस्तों 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, और वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। इसके साथ साथ 1925 का सेशन होता है कानपुर में। 1925 का सेशन कानपुर में हुआ, और कानपुर के सेशन में जो सरोजिनी नायडू हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्लियर हुआ? और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे जो मुस्लिम थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब। पहले अध्यक्ष जो अंग्रेज थे वो थे आपके जॉर्ज यूले। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता? बम्बई में। 72 लोगों ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न, वैसे कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम भी है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये हमें बताना है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन बताना है। 1938 एवं 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बिल्कुल याद रखना। 1938 हरिपुरा सेशन और 1939 त्रिपुरी सेशन। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये गलत है, ये नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, ये सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, ये सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? गलत कथन आपका दूसरा, जापान की सहयोग से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन इन्होंने नहीं किया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो अभी 23 जनवरी आएगी 2023 में, तो 23 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जयंती होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप दक्षिणी अंडमान में है, ये आप याद रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कलकत्ता में, जिसका नाम पहले होता था दमदम हवाई अड्डा। तो कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आप याद रखिएगा। और ये अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया भी था क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैं बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल संस्थान जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, पटियाला में है, पंजाब में है, पटियाला में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पटियाला है पंजाब में, और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान भी है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है इंडियन स्ट्रगल, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन 17, मशस्त्र जागीर
की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों मसस्त जागीर की शुरुआत की गई थी औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब जो है ये कट्टर सुन्नी मुसलमान है और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने आलमगीर का टाइटल धारण किया है, आलमगीर, ये भी आप याद रखना। औरंगाबाद में इसने अपनी बीबी का मकबरा, जो राबिया उद दौरानी थी, उसका मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा कहा जाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल इसको कहा गया है। औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार रहते हैं और सिखों के 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। दोस्तों गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी थी औरंगजेब ने, ये आप याद रखें। दोस्तों जहांगीर की बात करें, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल है और जहांगीर के शासनकाल में जो विलियम हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस, ये आया था। कैप्टन हॉकिंस के बाद आया था कैप्टन टॉमस रो। टॉमस रो को व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली थी। और दोस्तों जहांगीर जो है ये शराब ज़्यादा पीता है और इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा के किले में। न्याय की जंजीर लगवाई है आगरा के किले में। इसकी पत्नी का नाम नूरजहां है। नूरजहां जो अपने आप को पातशाह बेगम कहती है, ये भी आप याद रखें। और नूरजहां ने किसकी उपाधि धारण की थी? नूरजहां का नाम पातशाह बेगम हो गया और इसने नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। शाहजहां के बारे में आप याद रखें, आगरे में ताजमहल का निर्माण करवाया और आगरे की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। दोस्तों शाहजहां के काल में बर्नियर और टबर्नियर दो फ्रेंच पर्सन थे जो भारत आए थे। बर्नियर और टबर्नियर दो फ्रेंच लोग हैं, ये फ्रेंच यात्री हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? शाहजहां के काल में। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाला जो राजा है वो है अकबर और इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मसस्त जागीर किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने। फतवाए आलमगीरी जो मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में लिखा गया था? दोस्तों फतवाए आलमगीरी ये लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। आलमगीर औरंगजेब को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे टीपू सुल्तान लिखा गया है। टीपू सुल्तान, इसकी हत्या कब हुई थी? तो सन 1799 में, जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था तो इसमें इसकी हत्या कर दी जाती है। सन 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी आप याद रखें। टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर जो साम्राज्य था वहाँ का राजा था और दोस्तों टीपू सुल्तान भारत में पहला राजा था जिसने युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग किया था, याद रखना टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने मैसूर में जैकोबियन क्लब की स्थापना भी की थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जैकोबियन क्लब ये जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे प्रेरित था और इसी का मेंबर बना था टीपू सुल्तान। ये एक सैन्य संगठन के रूप में कार्य करता था ये संगठन, ये आप याद रखें। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बाद राजा बना था फिरोज शाह तुगलक। इसने जौनपुर और हिसार की स्थापना भी की थी। नादिर शाह अब्दाली ये सन 1739 में भारत में आया था और ये कोहिनूर जो वो था कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन था वो अपने साथ ले गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है ये किसने स्थापित किया था? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इन्होंने फारसी भाषा के अखबार था मिरातुल अखबार की शुरुआत भी की थी, ये भी आप याद रखिएगा, मिरातुल अखबार। दोस्तों इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है जो नेहरू जी के द्वारा लिखी गई, तो उसमें इनको भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा गया है। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था, याद रखें। और इनके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई, आत्मीय सभा, और ये आत्मीय सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी लंदन में, मतलब इंग्लैंड में, और इनकी जो कब्र है वो है ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में जगह है। यहाँ पे लिखा गया आपका डोरेजियो, तो ये डोरेजियो बड़ा फेमस है। दोस्तों आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना गया है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि है हेनरी विवियन डोरेजियो। और दोस्तों डोरेजियो के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है ये,
यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? आधुनिक भारत का जो पहला राष्ट्रवादी कवि है वो डोरेजियो है और इन्होंने 1826 में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन जो बंगाल के लोग हैं उसमें जो कट्टरपंथी विचारधारा थी उसको खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। सुधारवादी आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी बिबियन डेरेजियो ये पुर्तगाली मूल के भारतीय कवि माने जाते हैं और आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि है डोरेजियो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया केशव चंद्र सेन। दोस्तों जब ब्रह्म समाज दो शाखा में बटा तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बने थे केशव चंद्र सेन। ठीक है दोस्तों, और ये कब बना था भारतीय ब्रह्म समाज? 1865 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों भारत में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के जो खनन से संबंधित काम थे, माल ढुलाई करवाए जाए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। ये रेलवे लाइन का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रथम पैसेंजर रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। ये भी आप याद रखिएगा, पहली रेलगाड़ी। और इसी कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितने डिब्बे थे इसमें? इसमें 14 डिब्बे थे। और मैं आपको बताऊं जो पहली रेलगाड़ी चली इसमें 3 इंजन लगाए गए थे जिनके नाम थे सिंध, साहिब और सुल्तान। भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी इसमें 3 रेल के डिब्बे थे जिनका नाम था सिंध, साहिब और सुल्तान। याद रखिएगा। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी माना गया, ये भी आप याद रखें। दोस्तों डलहौजी वही मतलब भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति या गोद लेने का जो सिद्धांत था वो स्टार्ट किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये शुरू की गई डलहौजी के द्वारा। और सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुआ वो हुआ था सतारा। 1848 में सतारा को सबसे पहली बार कैप्चर किया गया। दोस्तों डलहौजी जो है इसने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया था, ये भी आप याद रखें। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई, ग्रीष्म राजधानी ये डलहौजी के द्वारा बनाई गई थी। और आपको बताऊं कि सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया था डलहौजी ने, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों डलहौजी के टाइम में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें कर्मचारियों की भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत डलहौजी के टाइम में ही स्टार्ट हुई थी। यदि कोई व्यक्ति कंपनी में सेवा देना चाहता है तो वो उसको कंपटीशन देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत डलहौजी के टाइम में हुई। डलहौजी के टाइम में भारत में पहली तार सेवा की शुरुआत भी हुई थी और भारत की पहली तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखें। डलहौजी के टाइम में भारत में डाक टिकट का प्रचलन भी हुआ था। डाक टिकट जो शुरू हुए वो डलहौजी के टाइम में हुए थे 1854 में, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों डलहौजी ने भारत में पहली बार PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की थी। तो ये सारे बिंदु डलहौजी के बारे में ये आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी है और डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इस पर अपना कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा। तो डलहौजी के बारे में सारे बिंदु आप याद रखें। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपने कमेंट में लिख के आप बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना सपोर्ट, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।